जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम शुरू किए थे क्लास 12 का क्रैश कोर्स, ठीक है। इसके पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, है ना। आज फिजिक्स का ही तीसरा क्लास है क्रैश कोर्स का, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन के बाद आज हम समझते हैं 11वां क्वेश्चन, जिसमें से हम पहले बताए थे क्रांतिक कोण, लास्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है ना। आज देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 11। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्त को लिखें, ठीक है। देखिए क्रांतिक कोण में हम आपको बताए थे, जैसे मान के चलिए ये 2 माध्यमों को अलग करने वाला सतह है, ठीक है ना। नीचे है सघन माध्यम, नीचे है सघन माध्यम और ऊपर है विरल माध्यम। ऊपर क्या है? विरल। उसमें बताए थे क्रांतिक कोण में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो, है ना, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम क्या डाल देते हैं? अभिलंब। ये क्या डाल दिए? अभिलंब, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो और यदि अपवर्तन कोण का मान यानी कि R का मान 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो सघन माध्यम में बने ऐसे आपतन कोण को ही कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। ये हम कंप्लीट करा दिए थे। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जो सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अब हमको समझा के थोड़ा सा बताइए। अगर इसी किरण को हम इस रास्ते से भेजेंगे, है ना, तो इसका मतलब हुआ सर यहाँ से भेजे तो अपवर्तित इस रास्ते पर हुआ। अगर हम इस किरण को यहाँ से भेजते हैं, इसका मतलब हुआ सर यह जो है किरण इस तरह से वापस लौट जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम भेज रहे हैं, लेकिन प्रकाश विरल माध्यम में जाने के बजाय जो है सघन माध्यम में ही वापस लौट रहा है। इसी घटना को सर कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में कहते हैं TIR। क्या कहते हैं? TIR, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि इसमें जो ये कोण है ये बना अवावर्तन कोण, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं धीरे धीरे। ये क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क्रांतिक कोण यहीं से था, ठीक है। ये क्या था? क्रांतिक कोण है, जिसको रिप्रेजेंट किए थे C से। अब जो आपतन कोण बन रहा है सर, ये बन रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपतन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं I से। अब जरा सा फोटो देख के हमको बताइए, ये जो आपतन कोण है क्या ये क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं है? बिल्कुल क्रांतिक कोण से क्या बड़ा है। तो उसके बाद अपवर्तन कोण जो R था, यहाँ पहले क्रांतिक कोण तक, क्रांतिक कोण में R का मान था सर 90 डिग्री, लेकिन अब जो अपवर्तन कोण हो रहा है सर यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। इसका मतलब हुआ सर अब जो अपवर्तन कोण यानी R है ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा हम कैसे बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो और यदि आपतन कोण का मान यानी कि I क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तो प्रकाश जो है परावर्तन के नियम का पालन करते हुए अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या लिखे हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सर सघन माध्यम से कहां पर? विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो और यदि आपतन कोण यानी कि I का मान क्रांतिक कोण के मान से अर्थात C के मान से अधिक हो जाए, तो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ऊपर कीजिए थोड़ा सा। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके शर्त को। सबसे पहला शर्त जो होगा इसका सर कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से क्या कर रहे हैं? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त है सर आपतन कोण यानी कि I का मान बड़ा हो किससे? क्रांतिक कोण के मान से। ये हुआ दूसरा शर्त, ठीक है। और तीसरा शर्त जो है ये जो अपवर्तन कोण है R, इसका मान जो है 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से क्या हो?
बड़ा हो। ठीक ना। तो इसका पहला शर्त क्या लिखे, देखिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता हो। ठीक है। दूसरा शर्त लिखे हैं सर, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो। ठीक है। और तीसरा शर्त लिखे हैं, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसके शर्त को हम समझ गए हैं। ठीक ना। अब नेक्स्ट सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, इसका दैनिक जीवन में बहुत सारा अनुप्रयोग है। जैसे हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसे आप गर्मी के दिनों में कभी कभी सड़क पर जो है पानी का आभास किए होंगे, उसी आभास यानी भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं। हम किसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल समझा देंगे ये मृग मरीचिका क्या है। ठीक है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला का चमकना, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए, जैसे मान लेते हैं यह दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है, इसको मान लेते हैं सर इधर सघन माध्यम है और ऊपर मान लेते हैं विरल माध्यम है। ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। ठीक ना। इसको मान लेते हैं पहला माध्यम और इसको मान लेते हैं दूसरा माध्यम। देखिए, यह जो है बहुत अधिक प्रकाशीय विरल माध्यम होगा, तब ना अपवर्तित किरण जो है दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह के रास्ते पर जाएगी, है ना। इसका मतलब यह जो है सर, यह प्रकाशीय विरल माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2। दूसरा माध्यम है तो अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2। ये पहला माध्यम है तो अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1। ठीक है। अब देखिए, μ2 जो है ये होगा 1। क्यों? क्योंकि यह बहुत अधिक प्रकाशीय विरल माध्यम है। ठीक है। जबकि μ1 का मान हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं μ है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं सर, हम प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेज रहे हैं। जिस आपतन बिंदु पर टकराया उस बिंदु पर डाल देते हैं अभिलंब। उस बिंदु पर क्या डाल देते हैं, अभिलंब। ठीक है। और यहाँ पर अगर मान के चलिए अपवर्तित किरण यानी R का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में सर ये जो आपतन कोण होगा इसी को बोलेंगे क्रांतिक कोण, दिखाते हैं C से। ठीक है। अब हमको कह रहा है सर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण यानी कि C के बीच जो है संबंध को स्थापित करना है। ठीक है। एक बात बताइए, सुनिए, यहाँ क्या कर रहा है, प्रकाश जो है चूंकि पहले समझ लीजिए, इसमें μ2 का वैल्यू हम कितना मान लिए, μ2 का वैल्यू सर मान लिए 1। उसके बाद μ1 का वैल्यू मान लिए है μ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, जब क्या कर रहे हैं, नहीं तो समझिए, चूंकि प्रकाश पहले माध्यम से, ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। चूंकि प्रकाश कहाँ से कहाँ तक, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है। यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम लगाएंगे स्नेल का नियम। तो मतलब यहाँ पे म्यू बराबर क्या होगा सर, साइन आई बटे साइन आर। ये जो व्यंजक हुआ ये कहाँ से आया, ये आया सर स्नेल के नियम से। यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा स्नेल के नियम से। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिए, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से। अब उसके बाद कल हम आपको समझाए थे, प्रकाश जो है जिस माध्यम से चलना शुरू करे उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर इसके ऊपरी कोनों पे। ठीक है। और प्रकाश जहां जाए, तो प्रकाश कहां जा रहा, पहला से जा रहा, तो पहला से 1, और जहां जाए तो कहां जा रहा सर, दूसरे माध्यम में, उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है। उसके बाद कल हम आपको समझाए थे इसको तोड़ने का तरीका। तो अगर इसको आप तोड़िएगा तो हम क्या बताए थे सर, पहले म्यू ऊपर भी लिख दीजिए और म्यू नीचे भी लिख दीजिए। ठीक ना। अब देखिए, जो नीचल का माध्यम है, नीचल का माध्यम है सर 2, तो यहाँ दे देंगे 2, और ऊपर का माध्यम है 1, तो यहाँ दे देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इधर कितना है सर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है।
अब देखिए म्यू टू का वैल्यू कितना है सर, तो म्यू टू का वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे म्यू टू का वैल्यू 1 और म्यू 1 का वैल्यू है म्यू। तो आप अपनी खूबसूरत आंखों से देखिए म्यू 1 का वैल्यू कितना है, म्यू है, तो म्यू 1 का वैल्यू कितना बैठा दिए म्यू। अब देखिए उसके बाद इधर कितना है साइन आई, अब बटे साइन आर, ठीक है। क्रांतिक कोण बनने के लिए क्या कह रहे हैं, क्रांतिक कोण बनने के लिए आर का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 90 डिग्री, तब है ना, तब आपतन कोण को ही कहते हैं सरक्रांतिक कोण। अब इस वैल्यू को इस डाटा पर पुट कर देंगे, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद बटे है म्यू, तो बटे म्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर साइन है, तो साइन लिखेंगे, उसके साथ आई है, आई के बदले में क्या लिख देंगे सी, आई के बदले क्या लिख देंगे सी, तो यहाँ लिख देंगे साइन सी, अब बटे उसके बाद साइन का साइन लिखेंगे सर, कोई दिक्कत ना है। आर का कितना लिखेंगे वैल्यू, आर का वैल्यू लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, समझिए 1 बटा कितना म्यू, तो यहाँ लिख देंगे सर 1 बटा म्यू। उसके बाद साइन सी का साइन सी रहेगा, बट साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, ठीक है। अब इस टर्म को पलट देंगे, अगर म्यू को पलट देंगे तो म्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे पलट देंगे, एक चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा नीचे। अब बताइए किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखना यह नियम के क्या है खिलाफ है, इसको दर्शाना नहीं है। तो फाइनली क्या निकल गया म्यू बराबर 1/sin c, क्या निकल गया म्यू बराबर 1/sin c। इसमें सर म्यू जो है अपवर्तनांक है और c है क्रांतिक कोण, ठीक है। यही व्यंजक जो है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच के संबंध को बतलाता है ना। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच के, क्रांतिक कोण के बीच के संबंध को, क्रांतिक कोण के बीच के संबंध को देता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। देखिए इसको पूछने का तो पहला तरीका हो गया सर, नीचे कीजिए थोड़ा सा, बस पहला तरीका इसका हुआ किसी माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच के संबंध को स्थापित करें, तो आपको इस तरह से क्या कर देना बना देना। या फिर इसी को पूछने का दूसरा तरीका है, ऐसे पूछ देगा आपको सिद्ध करें कि म्यू बराबर 1/sin c, उसका भी इसी तरीके से सॉल्यूशन बना देना, ठीक ना। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसका आंसर हम यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं 13 नंबर, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। देखिए 13 नंबर है हीरा क्यों चमकता है। अभी हम आपको जस्ट समझाए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसका कुछ अनुप्रयोग दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलता है, जिसमें से सबसे पहला बता है हीरा का चमकना। अब समझते हैं हीरा क्यों चमकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा हीरा क्यों चमकता है। देखिए हीरा क्यों चमकता है। सबसे पहले अभी जस्ट हम आपको बताएं सर म्यू बराबर होता है 1/sin c। म्यू बराबर क्या होता है 1/sin c, ठीक है। हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक म्यू जो होता है वो होता है 2.42। जब आप इसके क्रांतिक कोण का मान निकालिएगा यानी सी का मान निकालिएगा हीरा के लिए हो जाएगा 24.41। कितना हो जाएगा 24.41, है ना। अगर आप हीरा को देखे होंगे तो देखिएगा हीरा का जो फलक होता है उसको बेहतरीन तरीके से तराशा जाता है, तब वह क्या होता है चमकता है। तो मान के चलिए हीरा जो है ये हीरा का फलक है, हीरा का ये क्या है फलक है, ठीक है। ये क्या मान लिया हीरा का फलक है, ठीक ना। उसके बाद अब क्या किया गया इसके फलक को, हीरा के फलक को इस प्रकार से तराशा जाता है जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक किरण को भेज रहे हैं, यहाँ पे एक किरण आ रही है तो बाहर क्या है सर हवा है,
ठीक है। और नीचे अंदर क्या है, ये है हीरा, ये क्या है हीरा। तो हवा और हीरा में यह है प्रकाशीय विरल माध्यम, ठीक है। उसके बाद ये है प्रकाशीय सघन माध्यम, ये प्रकाशीय सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से हीरा में प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या डाल दिए, अभिलंब, क्या डाल दिया, अभिलंब। तो विरल से अगर सघन में प्रवेश कर रही है तो वह क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, बताइए। यह सर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ने का मतलब इसका रास्ता ये है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका रास्ता ये है, ठीक है। और ये इस तरह से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अब क्लाइमैक्स यहीं पे है, ठीक है। जैसे ये किरण अंदर आई हीरा के अंदर, तो जब ये हीरा के आंतरिक फलक पर टकराई है ना, तो इसी जगह देखिए यहाँ तक क्या है, हीरा है, इसके बाद क्या है, हवा है ना। तो हीरा ये हुआ सघन और ये हुआ विरल। तो प्रकाश यहाँ क्या कर रहा है सर, सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है, ठीक ना। तो हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है सर 24.4 डिग्री। इसी जगह जो है आपतन कोण का मान यानी कि आई का मान, क्रांतिक कोण माने हीरा का कितना हुआ, 24.4 डिग्री। इसी जगह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। अब इससे होता क्या है, ये जो किरण है ना, ये हीरा के फलक से बाहर नहीं निकल पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जस्ट हम आपको बताए थे, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो तो प्रकाश जो है अगले माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, वह क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। देखिए यहाँ पे आके टकराएगी, समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे टकराई फिर इसके साथ वही दुर्दशा है। अब ये क्या करेगा, ये तो सोच रहा है हम आके अंदर आके फंस गए। यहाँ पर भी क्या आ रहा है सर, यहाँ तक तो हीरे है, इसके बाद क्या है, हवा है। इसका मतलब ये सघन है और ये विरल है। तो यहाँ पर भी जाता है आपतन कोण यानी आई का मान सी से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। फिर ये टकरा के यहाँ आ जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी टकराने के बाद ये फिर न बाहर निकल पाता, बड़ा दुखद समस्या है इसके साथ। ये फिर इसका आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रांतिक कोण के मान से अधिक है ना। ये फिर इस तरह से किसी फलक पे आके क्या हो जाती है, टकरा जाती है। इस तरह से ये जो है इस तरह इसी के अंदर हीरा के अंदर इधर उधर करके चलते रहती है। तो एक बात बताइए, क्या एक ही को प्रकाश की किरण यहाँ आएगी? यहाँ तो प्रकाश की किरण अनवरत आते रही है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है एकत्रित रूप से प्रकाश जो है इसके अंदर लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को अंजाम देगी। और जैसे ही इन सभी किरणों को है ना हीरा के कुछ फलकों से एक साथ बाहर निकलने का मौका मिला, उसी फलक की तरफ हमें हीरा चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब ये हुआ फुल एक्सप्लेनेशन, लेकिन अब इसको बोलना कैसे, लैंग्वेज में समझिए। देखिए बोलेंगे, हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसलिए इसके क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होगा, ठीक है। हीरा के फलक को इस प्रकार से तराशते हैं कि जब प्रकाश की किरण इसके फलक पर आपतित हो, जब इसके प्रकाश के कहां पर, इसके फलक पर आपतित हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। तो जिससे क्या होगा, हीरा के आंतरिक भागों में प्रकाश की किरणों का लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने लगती है, जिससे ये किरणें जो है बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है ना। और ये सभी किरणें जब एक साथ हीरा के कुछ फलकों से बाहर निकलती है तो हीरा में चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। देखिए इसी चीज को लिखे हैं, समझिए। हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसलिए इसके क्रांतिक कोण का मान लगभग 24.41 होता है, ठीक है ना। ऊपर कीजिए थोड़ा सा, डिग्री होगा, ठीक है। हीरा के फलक को इस प्रकार से इसको काट दीजिएगा, है तराशते ये है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से तराशते हैं कि जब प्रकाश इसके फलक पर आपतित हो, ऊपर कीजिए, तो आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए और इसके आंतरिक भाग में यानी कि यहाँ पे हीरा के अंदर में लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने लगती है तथा जब प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर है ना हीरा के कुछ फलकों से एक साथ बाहर निकलती है तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आपसे उम्मीद है ना, आप ये समझ गए होंगे आखिर हीरा चमकता क्यों है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ऊपर कीजिए। देखिए अगला सवाल है, सर प्रकाशीय केंद्र क्या है? प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय केंद्र क्या है ना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। देखिए जैसे मान के चलिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये है इधर अवतल लेंस। ये हुआ उत्तल लेंस और ये हुआ अवतल लेंस। ठीक है, और यहां से हम खींच देते हैं मुख्य अक्ष, है ना, या प्रधान अक्ष। ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी क्या खींच दिए, मुख्य अक्ष। ठीक है ना। अब देखिए किसी भी लेंस यानी किसी या उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से अगर हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे ना, जहां से हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को भेजेंगे, तो यह प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए अर्थात बिना इधर उधर मुड़े सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसी बिंदु को उस लेंस का ऑप्टिकल केंद्र या ऑप्टिकल बिंदु या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो किसी लेंस के या किसी लेंस में उपस्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित, अपवर्तित का मतलब बिना मुड़े, है ना, सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, ऊपर कीजिए, वो उसमें ये फोटो बना लीजिएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? ठीक ना। आप लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला का नाम सुना होगा या लेंस निर्माता सूत्र। देखिए लेंस निर्माता सूत्र क्या हुआ, जैसे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये है लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसमें f जो है सर, ये है फोकस दूरी। f क्या, f है फोकस दूरी। ठीक है, ये म्यू है लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, r1 r2 है दोनों लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या। ये क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, सवाल पूछा कि सर किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो जरा सा बताइए, तो फोकस दूरी किस पर निर्भर कर रही है? तो सबसे पहला लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू पर, दूसरा लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 पर। ठीक है, इसी चीज को लिखे हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू पर, या लेंस के अपवर्तनांक म्यू पर। दूसरा है सर लेंस के वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 पर। आप इस लेंस मेकर फॉर्मूला यानी कि लेंस निर्माता सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। अब कह रहा लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। ठीक ना, चलिए समझिए लेंस की क्षमता क्या है। इसको समझने से पहले एक काल्पनिक सूत्र समझिए। जैसे हम कह रहे हैं बिलिया बराबर 1/मुस्बा, 1/मुस्बा। बात समझ रहे हैं, बिलिया बराबर क्या होता है, 1/मुस्बा। तो जब भी मुस्बा क्या हो गया, यहाँ पे किसी भी संख्या के नीचे आ गया है ना, तो इसका मतलब मुस्बा के उल्टा को बिलिया कहते हैं। बात नहीं समझे, मुस्बा के उल्टा को बिलिया कहते हैं। अब उल्टा अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तो इसको स्टैंडर्ड में बोलेंगे मुस्बा के प्रतिलोम को उल्टा को ही क्या कहा जाता है, प्रतिलोम।
या फिर इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम। इसे क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम। ठीक है, तो मुस्बा के व्युत्क्रम को बिलैया कहते हैं। एक मतलब का ये सत्य बात नहीं है, मतलब एक तरह से हमें काल्पनिक सूत्र ये आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे देखिए, अगर पूछेगा लेंस की क्षमता, क्या पूछेगा? लेंस की क्षमता क्या? तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। ठीक है, 1/, क्या हुआ? फोकस दूरी। तो कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोले थे मुस्बा के प्रतिलोम को या मुस्बा के व्युत्क्रम को बिलैया कहते हैं, सेम टू सेम फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन किसका फोकस दूरी? फोकस दूरी होगा सर, लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब फोकस दूरी भी होगा लेंस से का ना। तो इसको थोड़ा सा सजा के बोलिए, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को दिखाते हैं सर P से, है ना, तो क्या हो गया? P बराबर 1/f। P बराबर क्या हो गया? 1/f। ठीक है, यहां से आप समझ गए P बराबर क्या होता है? 1/f। इसी को लिखें, देखिए, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी लिख सकते हैं को उस, ये थोड़ा सा नीचे कीजिए तो, इसको कम जूम कीजिए तो, हाँ, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की, आप सही कर दीजिएगा, उस लेंस की, या उससे को काट के क्या कर दीजिए? उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, ऊपर कीजिए। अब P बराबर सूत्र हो गया सर 1/f। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपको पूछेगा सर लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? लेंस की क्षमता का सूत्र पता करना। तो सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, ये P बराबर 1/f। P बराबर कितना? 1/f। तो P को P लिखिएगा। ठीक है, बराबर को बराबर, ऊपर में 1 है तो 1 क्या रहेगा? F क्या है सर? F है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब बटा में कितना आ गया? मीटर। ठीक है, अब देखिए m पर पावर अगर कुछ न है सर, तो इसका मतलब क्या? 1 तो है ही। लेकिन अगर कोई संख्या है ना नीचे से ऊपर जा, तो उस क्रम में क्या होता है? इसका जो पावर है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब m पर पावर 1 है, ये जब ऊपर गया ये हो गया m पर पावर -1। जैसे यहाँ 1 कुछ नहीं, कितना प्लस है, अब प्लस वाला ऊपर जा क्या बन जाता है? माइनस। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसा? इसको पढ़ेंगे प्रति मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति मीटर। बात समझ रहे हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति मीटर। इसका मतलब वह लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है सर प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है प्रति मीटर। अब आप ये सोच रहे हैं सर आप तो गलती बता रहे हैं, ये प्रति मीटर हम थोड़े पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं डायोप्टर। देखिए इसी प्रति मीटर को बाबू कहा जाता है डायोप्टर। इसी प्रति मीटर को क्या कहा जाता है? डाईऑप्टर। क्या कहा जाता है इसी प्रति मीटर को? डाईऑप्टर। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल D से, या तो प्रति मीटर बोलिए या इसी को बोलते हैं डाईऑप्टर। ठीक है, तो देखिए ऊपर कीजिए थोड़ा सा, एक मिनट। लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है सर, एक डायोप्टर लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। देखिए एक डायोप्टर लेंस की क्षमता क्या है? इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? इस दुनिया में जितना भी SI मात्रक का परिभाषा है, अगर आपको लिखना है तो सर्वप्रथम जो है हमको ये दिमाग लगा के चलना है कि वह जो SI मात्रक है वो किस भौतिक राशि का SI मात्रक है। मतलब जो है जैसे एक डायोप्टर है, ये डायोप्टर किसका SI मात्रक है ना। तो जैसे सोचेंगे तो आप दिमाग में ओ सर लगता है बताए थे लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ठीक है, अगर इतना आप सोच लिए तो इतना सोच लिए, इसके बाद एक छोटा सा बात आपको समझना है। ये जो चीज है जो भौतिक राशि है, ठीक है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है सर 1/f, यानी 1/f फोकस दूरी। अभी जस्ट हम आपको बताए थे। अगर आप इतना सोच लिए तो इसका परिभाषा लिखने के लिए आप बेताज बादशाह बन जाइएगा। पूछिए कैसे? इसमें जो भी चीज होगा है ना उसका वैल्यू आप 1 कर दीजिए। जैसे सर इसमें f है, इसका वैल्यू कितना कर देंगे? इसका वैल्यू कर देंगे सर 1। f क्या? 1
कर दिए। और एफ क्या, फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मात्रक होता है सर मीटर। अब लेंस की क्षमता, क्या हम इसके बदले अगर पी लिख देंगे, किसी के पेट में दर्द उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेंस की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो लेंस की क्षमता के बदले क्या लिख दिए, पी लिख दिए। अब उसके बाद ये क्या, ये है बराबर, तो यहाँ पे दे दिए बराबर, ठीक है। उसका ऊपर क्या, ई है 1, ऊपर में लिख दिए 1। यहाँ क्या है सर, एफ है ना, क्या एफ का वैल्यू 1 मीटर ना है, तो इसके मतलब क्या हो, 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब पी बराबर 1/1, 1/1 सबके टोला में, पूरे दुनिया में 1/1 1 के होता है, ठीक है ना, इसीलिए कितना लिख दिए 1, ठीक है ना। अब m पर पावर अगर कुछ नहीं सर कितना है, 1 है। अभी हम आपको जस्ट बताया, अगर m पर पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा, यही पावर जो है पॉजिटिव है, कितना बन जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। m पर पावर कितना हो जाएगा, -1। अब एक बात है, p बराबर p लिखे, 1 का 1 लिखे, ये जो m पर पावर है -1 यानी कि प्रति मीटर है। अभी हम आपको जस्ट बताए थे, प्रति मीटर को ही कहते हैं डायोप्टर, इसका मतलब यह हो जाएगा d। p बराबर कितना हो गया, वो 1d। तो लेंस की क्षमता p जो है 1 डायोप्टर आया, लेकिन कब, जब फोकस की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो। अब बोले यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर क्षमता कहते हैं, ठीक है, यही लिखा है, समझिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उसकी क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया। अगला देखिए, स्टार पॉइंट, कुछ स्टार पॉइंट है, समझिए। अभी हम आपको बताया सर, P बराबर होता है 1/f, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये है उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है इस दिशा में होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी इस दिशा में होती है। ये फोकस हुआ, इसका ये क्या हुआ, फोकस हुआ, ये हुआ वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, और ये क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसी प्रकार से प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। लेकिन सर ये जो है दाहिने हाथ में, अगर दाहिने हाथ में यहाँ से अगर दाहिने तरफ होगा तो दूरी पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में, और अगर बाएं हाथ की तरफ लेंगे, जैसे प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से बाएं हाथ की तरफ है, इसका मतलब सर इसको लेंगे माइनस में। इसका मतलब हुआ उत्तल लेंस जो ये हुआ उत्तल, ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस, और ये हुआ सर अवतल लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस हुआ, अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में, प्लस मतलब धनात्मक, है ना। और उसके बाद उत्तल लेंस का हो गया प्लस में, अवतल लेंस का हो जाएगा सर माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। अब हमको एक बात बता मेरे भाई, जैसे P बराबर है 1/f, अगर ये f प्लस में होगा तो मतलब लेंस की क्षमता भी प्लस में होगी, ठीक ना। अगर ये f माइनस में होगा तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी, माइनस में। तो चूंकि उत्तल लेंस का f जो है वो प्लस में है, इसका मतलब उत्तल लेंस का जो क्षमता है P है वो होगा पॉजिटिव, वो क्या होगा, पॉजिटिव। चूंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव है, माने माइनस में है सर, इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता किस में होगी, निगेटिव ही होगी, है ना। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखो क्या लिखे हैं, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। ऊपर कीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि हर्षी कर दे दीजिएगा, ठीक है, आधा चांद बिंदु दे दीजिएगा। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, ये ऋणात्मक बाबू गलत लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ये हुआ ऋणात्मक, ठीक है। तो चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। ये 2 स्टार पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट ऊपर कीजिए थोड़ा सा। अब अगला, किसी प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, ठीक ना। देखिए समझिए जल्दी से, जैसे मान के चलिए, है ना, ये कोई प्रिज्म है, ये क्या कोई प्रिज्म है, ठीक है। मान लीजिए ABC क्या है, प्रिज्म है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म का एक खासियत है,
प्रिज्म जो है दो प्रकार की क्रियाएं करती है, एक करती है विचलन और एक करती है विक्षेपण। एक करती है विचलन और एक करती है विक्षेपण। लेकिन एक प्रिज्म का विशेष खासियत है, प्रिज्म क्या करती है, अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण को आधार के तरफ मोड़ देती है। तो प्रिज्म का आधार हुआ सर ये वाला पार्ट, BC क्या, प्रिज्म का आधार, ये प्रिज्म का क्या आधार है, ठीक है। प्रिज्म का खासियत याद रखिएगा, प्रिज्म जो है अपने से होकर गुजरने वाले किरण को आधार की ओर मोड़ देती है। इसका तो मूल रास्ता ये है, ठीक है। लेकिन इस बिंदु पे टकराए तो इस बिंदु पर क्या डाल देंगे, अभिलंब। इस बिंदु पे क्या डाल दिए, अभिलंब, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगी सर, इसी रास्ते उधर भेजेगी, नीचे भेजेगी। अभी हम आपको जस्ट समझाए थे, ये क्या करती है, आधार की तरफ मोड़ देती, मतलब यहाँ पे मुड़ जाएगा, ठीक है। आधार की तरफ क्या करेगी, मोड़ देगी। अब उसके बाद यहाँ जैसे आगे, फिर हम यहाँ पे क्या डाल दिए, अभिलंब। उसके बाद ये किरण यहाँ से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो इस तरह से पीछे बढ़ा दिए। अब ये आपतित किरण हुआ, ये हुआ अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, दिखाते हैं आई से। ये हो जाएगा सर अपवर्तन कोण R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक है। उसके बाद ये होगा निर्गत कोण E, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे दीजिए O, यहाँ दे दीजिएगा O डैश। देखिए ये हुआ सर आपतित किरण, नाम दे दीजिए यहाँ पे P Q R S, ठीक है। यहाँ दे दीजिएगा M, यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ दे दीजिएगा N दे दीजिए यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि ABC एक प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है, ठीक है। उसके बाद जिसमें क्या लिख दीजिएगा नीचे, जिसमें अभी हम क्या सब बताया आपको, PQ जो है, PQ बराबर आपतित किरण, PQ बराबर आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद QR जो है, QR बराबर अपवर्तित किरण, QR बराबर क्या है, अपवर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद RS जो है सर, RS ये है निर्गत किरण, ये क्या है, निर्गत किरण, ठीक है। उसके बाद इधर लिख देते हैं हम, है ना। I हो जाएगा अपना आपतन कोण, I हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। R1 R2 हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा अपवर्तन कोण, R1 R2 हो जाएगा अपवर्तन कोण। उसके बाद यहाँ पे E दिया, E हो जाएगा सर निर्गत कोण, E क्या हो जाएगा, निर्गत कोण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कोण बनता है इसको कहते हैं सर विचलन कोण, दिखाते हैं डेल से। किसे दिखाते हैं, डेल से। ये हो जाएगा सर विचलन कोण, ठीक है। समझ गए, है ना। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहते हैं, है ना। लेकिन फिर बहुत हम कोशिश की इसको 20 तक पहुंचाने का, नहीं हो पाया, है ना। आज बार यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।